नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे दिल्ली से लेकर भोपाल तक सामाजिक और जिसे कहते हैं कि अंतरिक्ष का भी मामला प्रदूषित है और सियासत का मामला भी प्रदूषित है। पूरे देश में प्रदूषण की बात हो रही है और उसमें सबसे पहले इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ दिल्ली में सांस लेने की हवा जो है वो इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि लोग दम घुटना महसूस कर रहे हैं और ये मामला अब भोपाल तक आ चुका है। दिल्ली में तो महानगर है, इसलिए वहाँ बहुत सारे गुण दुर्गुण हैं, लेकिन भोपाल झीलों पहाड़ों का शहर है और अगर यहाँ सांस लेने की दिक्कतें पैदा हो रही है, इसका मतलब कि खतरा आपकी दहलीज लांघकर घर में आ चुका है। देश की हम बात करें तो कलकत्ता को बहुत पहले 1990 में देश के प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी ने कहा था कि ये मरता हुआ शहर है, क्योंकि वहाँ जनसंख्या की इतनी ज़्यादा एक तरह से दबाव था कि कलकत्ता का शहर, उसका सिस्टम पूरा कोलैप्स हो रहा था। अब ये चीज़ें देश के मेट्रो सिटीज़ में तो है, लेकिन भोपाल जैसे सुंदर शहर में भी इसकी दस्तक हो गई है और अभी जो इसका AQI लेवल है वो 300 के पार पहुंच गया है। डॉक्टर्स कहते हैं कि ये सांसों के लिए खतरनाक है, इससे दमे की बीमारी होगी, लंग्स प्रदूषित होंगे और भोपाल के प्रशासन ने तो 144 यानी निषेधाज्ञा लगाने की बात भी कर दी है कि लोग कम से कम इकट्ठा हों ताकि वो प्रदूषण के शिकार ना हो। बात शुरू हुई है हवा के प्रदूषण से, लेकिन हम सियासत के प्रदूषण की बात भी करेंगे। इस पूरे मामले में विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हमारे 3 विशेष मेहमान और स्काइप पर जोड़ेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल गौरव चतुर्वेदी, और मौजूद है स्टूडियो में मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी, टेक्नोक्रेट और वॉइस ऑफ भोपाल के अध्यक्ष विकास बौंद्रिया जी, और सामाजिक कार्यकर्ताओं में शामिल जैसे हम अक्सर कहते हैं कि सड़क से लेकर संसद तक की चिंता करने वाले कमल राठी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कमल जी आपके साथ की। भोपाल की आबो हवा किसी ने नहीं सोचा था कि 2023 तक आते आते दिल्ली की तरह यहाँ भी सांस लेना दूभर हो जाएगा। अभी मामला खतरे के निशान के ऊपर जा रहा है, लेकिन बहुत जल्द यहाँ भी लोग मास्क लाकर निकलेंगे और कोई बड़ा आश्चर्य नहीं कि लोग ऑक्सीजन सिलेंडर भी साथ लेकर चलें, क्योंकि सांस लेना मुश्किल है। उसमें उसके कणों हवा में इतने प्रदूषित करने की आपके गले को संक्रमित करेंगे, आपके लंग्स को संक्रमित करेंगे और ये कहीं ना कहीं जानलेवा होगा। आपकी राय? बिल्कुल, और ये आपने जो कहा कि किसी ने सोचा नहीं होगा, लेकिन मेरे हिसाब से भारत सरकार की CPCB ने 2019 से नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में भी भोपाल शहर को शामिल किया था। तब से ही वो बात हो रही है, लेकिन भोपाल की जो प्रशासन है, नगर निगम कह लें, प्रदूषण विभाग कह लें, ये सक्रिय नहीं है। ये टोटल निष्क्रियता के साथ भोपाल शहर में काम कर रहा है। 3 स्टेशन ही लग पाए भोपाल में, जबकि लाइव स्टेशन और ज़्यादा लगने थे भोपाल के हिसाब से। भोपाल में जिस हिसाब से डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, देखिए क्या होता है, दिवाली आती, पटाखे फूटते हैं, आदमी पटाखों पे पूरा प्रदूषण का ठीकरा फोड़ देता है कि प्रदूषण पटाखे से हो रहा है। लेकिन जो CPCB ने माना है, उसने जो 6-8 मापदंड माने हैं प्रदूषण के, उसमें फटाका एक है, लेकिन फटाका प्रमुख नहीं है, पराली प्रमुख नहीं है। अब कल ही मैं आ रहा था तो मैं देख रहा हूँ कि शहर के पास भी पराली भोपाल में जल रही है, कॉलोनियाँ वहाँ तक चली गई हैं लेकिन वो भी एक प्रमुख कारण नहीं है। प्रमुख कारण उसमें निर्माण का काम है, प्रमुख कारण उसमें गाड़ियों का है। तो ऐसे कई प्रमुख कारण हैं, तो उस पर काम करने की आवश्यकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी उस पर काफ़ी गंभीर है। माननीय NGT ने भी एक प्रकरण लिया हुआ है सोमोटो में, उसमें भी भोपाल और ग्वालियर मध्य प्रदेश के 2 शहरों को उसमें लिया है, जिसमें आज भी सुनवाई थी जी। और जो सरकारें रिपोर्ट दे रही हैं उसमें, जो प्रदूषण विभाग और नगर निगम भोपाल जो खासकर रिपोर्टें दे रहा है, वो आज से 10 साल पहले किए गए कामों की रिपोर्ट उसमें दे रहे हैं कि साहब हम ये 10 साल में किए हैं हमने। तो उससे प्रदूषण आज 300 हो रहा है। 10 साल पहले अगर भानपुर खंती को आपने खत्म कर दिया तो उसका प्रदूषण से क्या लेना देना है। और वो बात कर रहे हैं, आज अखबारों में आ रहा है, माननीय भोपाल के कमिश्नर महोदय, भोपाल के जो संभागीय कमिश्नर हैं, वो भी बैठ के ले रहे हैं। नगर निगम कह रही है कि हमने 111 फुव्वारे चालू कर दिए। अरे मैं तो यहाँ से आप 7 नंबर ज़्यादा दूर नहीं, जो नज़दीकी फुव्वारा है वहाँ जाएंगे तो वही बंद पड़ा हुआ है जी। तो ये नगर निगम की खोखली बातें भोपाल शहर को और भोपाल की जनता को नर्क में झोंक रही है। जो निर्माण एजेंसियां काम कर रही हैं, अब कोलार रोड को लेके NGT, माननीय NGT भोपाल ने लेटर पिटीशन एक्सेप्ट किया। लेटर पिटीशन के आधार पे उन्होंने 6 हफ्ते का टाइम दिया है कलेक्टर और प्रदूषण बोर्ड को रिपोर्ट देने का।
हमारे भोपाल के एक नितिन सक्सेना जी ने वो आवेदन लगाया था, अखबारों में ये भी सूचना आई। जो माननीय एनजीटी भारत सरकार में जो सेंट्रल वाली बैठी है वो भी कर रही है। इसके बाद भी अगर अधिकारी चौकन्ने नहीं है, अधिकारी फील्ड पे नहीं उतर रहे हैं, और तो ये सब काम असंभव है। ये पब्लिक के भरोसे काम नहीं हो सकता। पब्लिक का सहयोग चाहिए, लेकिन अधिकारियों को भी रोडों पे पानी डलवाना पड़ेगा, फॉगिंग मशीन करनी पड़ेगी, तो वो नगर निगम के पास है ही नहीं। तो चीज़ें ऐसी है कि आप पूरा जो ठीक रहा है वो मेरे हिसाब से नगर निगम और प्रदूषण बोर्ड की जिम्मेदारी है, जो कि वो नहीं निभा रहे हैं। बिल्कुल। हमारे साथ गौरव चतुर्वेदी भी जुड़ने वाले हैं। गौरव जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? गौरव जी से संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन विकास बोंद्रिया जी, हम चाहेंगे कि गागर में सागर भरें। दरअसल ये जो प्रदूषण की बातें हम कर रहे हैं, ये तो आदमी द्वारा पैदा किया हुआ है, और इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा हम छोड़ रहे हैं, वो है पेड़ों की कटाई। पिछले 15 वर्षों में भोपाल में 6 लाख से ज़्यादा पेड़ वो कटे हैं जिनके जो सरकारी रिकॉर्ड में हैं। इसके अलावा बहुत से पेड़ ऐसे कटे जो रिकॉर्ड में नहीं है। तो डेवलपमेंट होगा, कंस्ट्रक्शन में उसमें शामिल है, उसमें फैक्ट्रियाँ भी हैं, मिल्स भी हैं, सब हैं, और शहर की आबादी बढ़ रही है तो मकान भी बढ़ेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन अगर आप पेड़ नहीं लगाएंगे, इसमें जनता भी शामिल है और प्रशासन भी शामिल है। जनता तो कई बार, विकास जी बहुत माफ़ी के साथ, कई बार जनता डंडे की भाषा मानती है, जिसे कहते हैं कि अगर प्रशासनिक कठोरता तो वो पालन करती है, और अगर आप उसको छूट दे देंगे तो सबसे ज़्यादा अराजक भी जनता होती है, क्योंकि वो भीड़ की तरह काम करती है। बड़े बड़े मल्टी हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, लेकिन देखिए आप पेड़ पौधे गायब हैं वहाँ, और पेड़ पौधे लगे भी हैं तो वो लगे जो शो पीस में हैं। पीपल, बड़, नीम के पेड़ गायब हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर मकान बनता है तो 4 पेड़ जरूरी लगाना, कॉलोनी बनती है तो इतना आपको पार्किंग एरिया छोड़ना पड़ेगा, इतने आपको ग्रीन, वो कागज़ पर तो सब है, लेकिन अगर हम जाएंगे ग्राउंड जीरो पर तो वो नहीं मिलता है। तो सड़कें बनाने से प्रदूषण होगा, और इतना होगा कि वो खतरनाक हो जाएगा, इसकी संभावना कम लगती है। अब मेट्रो के बारे में कहा जा रहा है कि मेट्रो की वजह से प्रदूषण हो रहा है, तो मैं तो मेट्रो के रोड से रोज आता हूँ, वहाँ इतना धूल कचरा नहीं उड़ता दिखाई देता जितना सड़क बनने पर दिखाई देता है। लेकिन सड़क भोपाल के एक इलाके में बन रही है। ये प्रदूषण का जो रेशो है वो पूरे शहर की बात कर रहा है। आपकी राय? ये एक तरह का फैशन है, एक समग्र बात जी, फैशन है एक तरह का कि जो चीज़ दिख रही है उस पर आप अटैक कर दो, बाकी चीज़ छूट जाए, क्योंकि पेड़ अगर नहीं लगाएंगे तो फिर सब चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। ठीक बात कह रहे हैं राघवेंद्र भाई, पेड़ अति आवश्यक है, क्योंकि हम किसी प्लांट साइंटिस्ट से पूछेंगे तो वो भी बताएगा कि पेड़, कौन सा पेड़ कितना आवश्यक है, उसका क्या प्रोडक्टिविटी है, कितना वो हवा को साफ करता है, कितना वो मॉइस्चर जनरेट करता है। तो अब हम पेड़ कौन से लगा रहे हैं, इस विषय तक भी जाया जा सकता है। लेकिन जो आप बात कहना चाह रहे हैं कि उससे मैं एक बात को पकड़ रहा हूं। देखिए, पॉल्यूशन कम हो ऐसी कोई व्यवस्था हम जिस भौतिक विकास के युग में उसमें ऐसी नहीं हो सकती। हम पॉल्यूट करते ही जाएंगे। अब हम कर क्या सकते हैं, रेमेडियल क्या है कि हम इस पॉल्यूशन, बढ़ते हुए पॉल्यूशन को, या बढ़ते हुए जो अनवांटेड डिस्चार्ज हम जो हवा में डाल रहे हैं, उसको हम कैसे काउंटर करें। हमारी पूरी टेक्नोलॉजी इसके ऊपर काम करना चाहिए। अब भोपाल शहर लगभग 30 लाख लोगों के लिए हमने भोपाल शहर को बना लिया है। अब इसमें क्या आप सोचते हो कि बना लिया है, या ये 30 लाख लोग रह रहे हैं? बना तो ये 10-12 लाख लोगों के लिए होगा। जो सिस्टम है वो तो कोलैप्स कर गया। एक मिनट, मतलब मैं जो मूल बात रखना चाह रहा हूं, जो आपने कही उसी से जोड़ के, कि देखिए, पॉल्यूशन एक ऐसा विषय, कोई भी प्राकृतिक यूं कहें हम मापदंड को अगर हम छेड़ते हैं, गड़बड़ाते हैं, तो उस मापदंड को वापस उसी तरह व्यवस्थित रखने के लिए कोई शॉर्ट टर्म या 2-4 मीटिंग से, प्रशासनिक व्यवस्थाओं से खत्म नहीं होना। 110 फव्वारे की बात है। अरे भोपाल शहर में इतना बड़ा तालाब है, वाटर बॉडीज इतनी सारी है, अगर वो इस हवा के पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही तो 110 वाटर फाउंटेन कहाँ लगते हैं। मतलब मैं तो कहूंगा कि नगर निगम का वो प्रेस नोट अपने आप में निंदा करने लायक है, जो 110 फाउंटेन को भोपाल के पॉल्यूशन से मुकाबला करने के लिए वो लाइन लिखी जाती है पीआरओ। मतलब वो पीआरओ और वो प्रशासनिक अधिकारी निंदा के काबिल है।
ये अब दूसरी बात देखिए, बच्चों की तरह बहलाने की बात की जा रही है जी। और कहां 110 फव्वारे चालू है? अरे फव्वारे ऐसे चालू होते हैं क्या? फव्वारों में लगता है 5 HP का मोटर, कईयों की बिजली बंद पड़ी होगी, कईयों के नोजल चोक होंगे, कईयों में पाइपलाइन में सिल्टिंग हो गया होगा। क्या कहने से फव्वारे एक दिन से अगर पूरा नगर निगम मैं कमिश्नर के मैदानी काम में लग जाए तो भी नहीं चालू हो सकते जी। खैर, उससे कुछ होगा भी नहीं। बात यह है कि एक कमिश्नर, एक कलेक्टर, एक नगर निगम कमिश्नर कोई बैठक ले लेगा और इससे रिजॉल्व होने वाली चीज नहीं है। जब भी आप किसी प्राकृतिक संकट से जूझने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए। अरे 2 दिन की घटना से निपटने के लिए नेशनल डिजास्टर फोर्स बनाई जाती है कि 2-3 दिन की कोई आपदा अगर आ जाए। ये तो हम बात कर रहे हैं निरंतर आने वाली आपदा की। मुझे लगता है इस मामले में एक बेहतर प्लानिंग की जरूरत है। आपने जो बात कही थी कि कितना बड़ा शहर हो गया, कैसी बसाहट हुई, नंबर 1 आता है प्लानिंग हम कैसी कर रहे हैं। अगर हम 4 का FAR के साथ में बिल्डिंगें MP नगर में 5 के FAR के साथ में रखेंगे तो हम कैसे हवा को सुरक्षित रख सकते हैं? हमें वो मापदंड देखना पड़ेगा ना कि कैसे लंदन के पुराने शहर में भी ये जो मापदंड आप 300 भोपाल में देख रहे हो वो वहां पे 30-35 पे रन होता है। लंदन जैसा शहर, अमेरिका के शहर कैसे रन होते हैं? उनकी प्लानिंग भी वैसी है, उनके खर्चे भी उन चीजों, उन मदों में वैसे ही हैं। कैसे होंगे कि आपको बसाहट पहले तो प्लानिंग उस ढंग से करना पड़ेगी, रूल्स रेगुलेशंस वैसे बनाने पड़ेंगे। और नंबर तीसरी बात, अगर कोई गवर्नमेंट बॉडी काम कर रही है तो हमें उस वक्त उसके काम के क्रियान्वयन के वक्त में उसे भी एक प्राइवेट निजी काम करने वाले की तरह देखना पड़ेगा। भाई आप कहते हो प्राइवेट बिल्डिंग जहां बन रही है वहां पे तो आपको सब जगह नेटिंग करना चाहिए, ऊंचा टिन लगाने चाहिए ताकि वहां की डस्ट बाहर ना जाए। और इसके बाद में अगर सरकार काम कर रही है, कोई सरकार की एजेंसी काम कर रही है तो उसके ऊपर ये मापदंड लागू नहीं होंगे। मैं एक छोटा सा विषय बताता हूं। मैं एक वेब सीरीज देख रहा था, बहुत अच्छी आ रही है, वो एस्पिरेशन ओल्ड राजेंद्र नगर के विद्यार्थियों के ऊपर एक कैसे कलेक्टर बन जाता है। तो वो कलेक्टर कहता है कि साहब आप दूसरे की फैक्ट्री में तो इंस्पेक्शन नोटिस, लेबर इंस्पेक्शन नोटिस इसलिए दे रहे हो कि वहां पे टॉयलेट्स खराब हैं। भाई हमारे कलेक्ट्रेट में भी तो देख लें, क्या हमारे वो कार्यालयों में काम करने वाले बाबू टॉयलेट यूरिनल के बगल में बैठने के बाद दिन भर पॉल्यूटेड हवा वो नहीं सूंघ रहे होते हैं? ताज्जुब होगा आपको कि रिसीव या आप डिस्पैच क्लर्क के पास में खड़े होइए किसी ऑफिस के, वहां पे यूरिनल की ऐसी बदबू आती है कि आप खड़े नहीं रह सकते। क्या ये पॉल्यूशन नहीं है क्या निरंतर वाला? फोकस जनता के साथ साथ प्रशासन पर है। आपने जो बात की उस पर एक पुरानी कहावत बहुत लागू थी, दिया तले अंधेरा। लेकिन योगी राज जी, पूरा सिस्टम और हम सब लोग पत्तों को पानी डालकर हरा करना चाहते हैं, जड़ पर कोई पानी नहीं डाल रहा। जड़ ये है कि जब तक नागरिक और प्रशासन मिलकर समस्याओं पर काम नहीं करेंगे, ना तो सरकार या प्रशासन उसको ठीक कर सकता है। अगर प्रशासन ठीक करने आएगा और जनता गैर जिम्मेदार है तो कभी सफल नहीं होगा। और अगर जनता ही सब कुछ करेगी और प्रशासन गैर जिम्मेदार है तो एक बार वो चीज़ ढक सकती है कि जनता जागरूक है, इसलिए उसने प्रशासन के बिना भी उस चीज़ों को ठीक कर लिया। क्योंकि पहले की बात करें तो पहले तो प्रशासन होता नहीं था। गाँव कस्बे में तो सिर्फ जो पंचायतें होती थी वही सब कुछ तय करती थी, आदमी लोग तय करते थे। लेकिन दिया तले अंधेरा और पत्ते सींचने की बात हो रही है, जड़ सूख रही है। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी जो नागरिक जिम्मेदारी है। और जो प्रशासन की बात उन्होंने की है, प्रशासन के मामले में तो लोगों को सूली पर टांगने की ज़रूरत है। सूली पर टांगने का मतलब ये नहीं कि फांसी पर लटका दो। जो अधिकारी लापरवाह मिले, जिसके इलाके में कोई मकान बन रहा है, वहाँ पेड़ पौधे कट रहे हैं तो उसको कार्रवाई नहीं करता है तो वो फांसी पर लटकाने का मतलब बर्खास्त करने के लायक वो इसकी स्थिति बनती है। तो इस पर कठोरता की ज़रूरत है और नागरिकों में जागृति की ज़रूरत है। आपकी राय? नहीं, बिल्कुल सही बात है। और ये पॉल्यूशन का जो मैटर है ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मामला है। ये केवल एक पक्षी किसी पे चार्ज देके इसकी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते जी। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है, अपन सब चर्चा में भी कहते हैं कि अच्छा, मैं छोटी सी जानकारी दे दूं, गौरव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है। योगी राज जी के बाद मैं आपकी तरफ आता हूं, जब तक आप हमारे साथ बने रहिए। बार बार एक बात आजकल खूब होती है कि साहब पौधरोपण किया जाना चाहिए लगातार। हर अपने यहाँ तो मुख्यमंत्री लगातार रोज दिन एक पेड़ लगा रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। मैं एक बात और कहता हूँ कि पेड़ तो लगे लेकिन पेड़ कटने नहीं चाहिए। आप ये देखिए, जब जो उदाहरण आप दे रहे हैं पुराने समय का, गाँव में ग्रामीण इलाकों में आप कहीं भी चले जाएँ, पेड़ों के प्रति लोग जागरूक रहते थे
और जब से ये पेड़ों की अंधाधुंध कटाई प्रशासन की मौजूदगी में हुई, प्रशासन के सहयोग से हुई, तब से आप देखो पोल्यूशन का इंडेक्स बढ़ गया। और हम ज़्यादा दूर ना जाएं, लंदन की बात अभी विकास जी कर रहे थे, हम भोपाल की बात कर लें। भोपाल में एक एरिया है BHEL जी, आप अपन सब उस एरिया से परिचित हैं। जी, गर्मी का मौसम हो चाहे कोई सा भी मौसम हो, आप देखो गर्मी के मौसम में 2 डिग्री टेम्परेचर BHEL का कम ही रहता है। और उसकी बहुत बड़ी वजह है कि उस पूरे इलाके में इतना पौधरोपण है, एक इतना व्यवस्थित तरीके से वो एरिया डेवलप किया गया है कि आज से 40 साल 30 35 50 साल पहले डेवलप किया और आज तक उसका एडवांटेज मिल रहा है। युगराज, इसमें मैं एक चीज़ जोड़ूँ, वो इलाका है BHEL प्रशासन के पास। अगर नगर निगम के पास होता तो वहाँ पेड़ कटकर झुग्गियाँ लग जाती और गुमटियाँ सड़कों के किनारे बन जाती। कहीं ना कहीं इस पर प्रशासन की सख्ती की, जिसकी बात राठी जी कर रहे थे। जी, नहीं, मैंने पहले ही कहा कि ये कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का मामला, प्रशासन को भी उतना ही काम करना पड़ेगा, पब्लिक को भी उतना ही अवेयर होना पड़ेगा। और ये बात सही है कि हमारे यहाँ तो अब आपने नगर निगम की बात की, यहाँ तो नगर निगम के अफसरों को पता है कि कहाँ अतिक्रमण हो रहा है, कहाँ पे पेड़ कट रहा है, लेकिन बावजूद उसके उसी को लीगलाइज कर दिया जाता है बाद में जाके। तो उनको पता नहीं होता है, वो कराते हैं। हाँ, तो जब आप अनियंत्रित डेवलपमेंट करेंगे, जिस जगह की अनुमति नहीं को आपको रोकना चाहिए वहीं आप अनुमति देंगे तो फिर कैसा काम चलेगा। बिल्कुल, आपको कम से कम शहर के बारे में सोचें, प्रकृति के बारे में सोचें, पर्यावरण के बारे में सोचें। तो एक सामूहिक जिम्मेदारी इसमें होना चाहिए। इस पूरी चर्चा में एक तीसरा और इसमें एक लोकोक्ति आ रही है कि बागड़ी खेत खा रही है। गौरव जी, प्रदूषण तो हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत दिल्ली से लेकर भोपाल तक है, और कुछ इलाके भी ऐसे हैं जहाँ भोपाल में भी और इंदौर में भी ऐसा होगा कि वहाँ कुछ इलाके होंगे जहाँ लोग सुबह ऑक्सीजन लेने जाते होंगे, वॉक करने के लिए या कहीं भी। लेकिन ये जो दिक्कत है, इसमें राजनीतिक प्रदूषण भी है। प्रशासन के साथ साथ एक आपको याद होगा, भोपाल में मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल गौर, वो जब विधायक हुआ करते थे तब भी वो सुबह भ्रमण करते थे शहर का और शहर की दिक्कतों को समझते थे। जब वो मंत्री बने तब उनके साथ नगर निगम का पूरा हमला होता था और वो समस्याओं का समाधान करते थे, और जब वो CM रहे तब भी वो घुमा करते थे। तो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले में घनघोर और आपराधिक लापरवाही होती है, और जनता तो इस काम में लगी हुई है कुल्हाड़ी से पेड़ काटने के लिए, चाहे वो शहर हो या गांव हो। आपकी राय? नहीं राघवेंद्र जी, सामाजिक और राजनीतिक प्रदूषण तो अपनी जगह है, लेकिन पराली जलाने से सिर्फ सांस लेने में ही दिक्कत नहीं है। पराली जलाने से जो जहरीली गैसें वातावरण में दूसरी बीमारियां खड़ी कर रही है, एलर्जी, बॉडी एलर्जी हो रही है, शरीर पर एलर्जी हो रही है। उसके बाद जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता है वो खत्म हो जाती है। जो मित्र जीव जिन्हें माना जाता है, केंचुए हैं, मकड़ी हैं, इस तरीके के जो जानवर हैं जो फसलों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, वो खत्म हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस चीज को बचाना जरूरी है। हालांकि यह चीज तभी बच सकती है। गौरव जी, किसानों के मामले में तो मैं बहुत हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। किसान कभी अन्नदाता हुआ करता था, अन्नदाता तो आज भी, क्योंकि वो अन्न पैदा करता है, लेकिन वो अब किसान से कसाई की तरफ चला गया है। जो आपने बात की वो एक कसाई की है, जो किसान दुर्भाग्य से काम कर रहा है। जी, तो ये हालांकि ये सब कुछ होगा राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक सक्रियता के कारण, जिसके प्रदूषण को खत्म करने के साथ। लेकिन जो बात अब जैसे विकास मोंदिया जी अभी कह रहे थे कि लंदन का उदाहरण दे रहे थे, तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो पाया, भारत में क्यों नहीं हो पाया? लंबे समय से सरकारें हैं, कानून बनाए, कानून का पालन क्यों नहीं हो रहा? पहली चीज। दूसरी चीज, जो नगर निगम या नगरीय निकाय एक्ट में जो प्रावधान है, उन प्रावधानों को संशोधित किए जाने की आवश्यकता है। जहां कोई व्यक्ति अगर गलत तरीके से कोई निर्माण कर रहा है तो उसे डेमोलिश भी किया जाए, ना कि पेनाल्टी लेकर छोड़ दिया जाए। सबसे पहले इस प्रावधान को सुधार दिया जाएगा तो बहुत सारी चीजें अपने आप धीरे धीरे सुधरती जाएंगी। दूसरा, जो प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है, वो भी इस मामले में कई बार लंबित कार्रवाइयों में, जिन कार्रवाइयों को बहुत जल्दी निपटा देना चाहिए, चालान है या फैक्ट्री बंद कर दी जाए, उसको कोर्ट में ले जाके लटका देते हैं, फिर कोर्ट के आड़ में वो सारी चीजें चलती रहती है। तो इस तरीके के कानूनी प्रावधानों को भी ठीक किए जाने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, मैं अगर आप कहें, चलिए मैं आपसे दूसरी दौर की बातचीत करते हैं। कहिए आप क्या? मैं एक बात जो गौरव भाई ने की उसके साथ जोड़ना चाहता हूँ। हमें ये देखना पड़ेगा महत्वपूर्ण तौर पे, देखिए प्राइवेट व्यक्ति को छेड़ने में कम प्रभावकारी रिजल्ट निकलेंगे।
अगर हम मानते हैं कि इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा चंक गवर्नमेंट के प्रयासों से और गवर्नमेंट के कार्यकलापों से जनरेट होता है, तो क्या हमें ये ढूंढ सकते हैं कि इन गवर्नमेंट एजेंसीज में पॉल्यूशन बढ़ाने वाले जो तत्व हैं हम उन्हें सबसे पहले पकड़ लें? वहां आसान भी हो सकता है इन तत्वों को पकड़ना। मतलब मैं बात कर रहा हूं कि किस काम को कितना वेटेज देना। दूसरी बात, प्लानिंग की बात कर रहा था मैं। अब जैसे आज आपने देखा होगा कि टेरेस रेस्टोरेंट्स का समय आ गया है। हर कमर्शियल बिल्डिंग के छत के ऊपर एक रेस्टोरेंट हो रहा है। क्या हम ये कल्पना कर सकते हैं कि जो व्यक्ति अपने भूखंड पे ही रेस्टोरेंट रखता है, ओपन रेस्टोरेंट रखता है, तो क्या सरकार में उसे कुछ टैक्सेशन की सहूलियत दी जा सकती है ताकि वो अपनी लैंड को ओपन भी रखे, वो हमारे शहर के लिए लंग्स का काम करे, वो पैचेज हमारे? क्योंकि अब सरकार के तय हर तरह का पार्क मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसे ओपन लैंड्स का कमर्शियल इस्तेमाल भी हो जाए और वो हमारे पर्यावरण के लिए भी उपाय कारक हो जाए। हमें ऐसे कुछ नवाचारों पे भी सोचना होगा। बिल्कुल। और जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात है, सबसे पहले ये एक सही मापदंड बनाए, सही नियम बनाए और उनको लागू करने के लिए एक रेगुलेटरी एजेंसी जैसा काम करे। जो एक काम एनजीटी कर रहा है कायदे में, वो काम तो पीसीसीबी इसको करना चाहिए। बिल्कुल राठी जी, दरअसल नियम तो बहुत है, सवाल वही है कि सख्ती से पालन का। नियम तो सारे हैं सर, और नियम में कोई कमी नहीं है। और जो आपने पौधारोपण का कहा, वो भी क्लाइमेट चेंज में भारत सरकार ने इंडिजिनस प्लांट्स का भी लेके आ गई कि कहाँ कितनी बारिश में कौन सा पौधा लगाना है, उसके भी नियम आ गए। लेकिन जो पीसीबी है, भोपाल की हम बात कर रहे हैं, तो जो पीसीबी में जो यहाँ रीजनल मैनेजर या ऑफिसर होना चाहिए, वो साइंटिस्ट होना चाहिए। वहाँ इंजीनियर बैठा है, उसको एनजीटी ने 10 बार फटकार लगा दी, लेकिन फिर भी सरकार उसे नहीं हटाती, कोई काम करने को तैयार नहीं। आपने बात किया तो कंस्ट्रक्शन सिर्फ मेट्रो या फ्लाईओवर या कोलार रोड का नहीं है, कंस्ट्रक्शन भोपाल में अन्य भी बड़े बड़े चल रहे हैं। जैसे हाउसिंग फॉर ऑल के 15 प्रोजेक्ट भोपाल में चल रहे हैं, उसमें से एक में पर्यावरण अनुमति हुई है, 14 में बिना पर्यावरण अनुमति के निर्माण किया जा रहा है। तो नगर निगम जब ऐसे अपराध कर रहा है जिसमें कोई आम आदमी या विकास जी या कोई और अगर निर्माण कर ले, तो नगर निगम अगले दिन पूरा मामला लेके खड़ा हो जाएगा कि साहब आपने गलत निर्माण कर दिया, आपने पर्दा नहीं लगाया। लेकिन नगर निगम के निर्माण तो देखें, इसको कौन देखेगा? इस पर तो हम पहले फोकस कर रहे हैं कि इनको तो बर्खास्त करने की जरूरत है, सिर्फ सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा। लेकिन जिसे कह रहा है कि बागड़ी खेत खा रही है सरकार, से शीर्ष से लेकर नीचे तक लोग सो रहे हैं। योगीराज जी, आपकी राय? हमें सबसे ज्यादा रिजल्ट कहाँ निकल सकता जी भाई? सबसे ज्यादा रिजल्ट सही निकल सकता मैं लौटता हूँ पब्लिक सेक्टर बनाने से, तो वो बनाए गए। ठीक। अब इसी पब्लिक सेक्टर बॉडीज के ऊपर सबसे पहले रेगुलेटरी बॉडीज को काम करना चाहिए। बिल्कुल। योगीराज जी, आपकी राय? देखिए, कुछ भी हो, लेकिन आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा क्लाइमेट को, आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा प्रकृति को, पर्यावरण को। आप कितना ही बड़ा विकास कर लें, लेकिन वो विकास अधूरा है। ये तो आप खुद जहर पैदा कर रहे हैं। अभी भोपाल में विकास के नाम पर अभी एक श्यामला हिल्स पे एक ड्राइव इन सिनेमा बना है, शायद आप लोग गए होंगे। उसमें सुविधा यह है कि कार में बैठ के आप जाइए और कार में बैठे बैठे आप पिक्चर देखिए। अब ऐसा आप डेवलपमेंट करेंगे आधुनिकता के नाम पर, तो ये तो प्रदूषण ही फैला रहे हैं ना। आप पिक्चर देखने का, एक तो ऑलरेडी पिक्चर है आजकल की प्रदूषण फैला रही, फिर आप कार से जा रहे हो प्रदूषण देखें, वहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं वहाँ पर। अब इतने बड़े प्रांगण में यदि 80-100 कार एक साथ खड़ी, तो वो क्या करेंगी? वो क्या ऑक्सीजन छोड़ेंगी क्या? तो यदि आप डेवलपमेंट ऐसा कर रहे हैं आप कि साहब हम बहुत आधुनिक हो गए, मॉडर्नाइजेशन के नाम पर आप यदि इस तरह का डेवलपमेंट करेंगे, तो ऐसा डेवलपमेंट ना करें तो ज़्यादा अच्छा है बिल्कुल शहरों में। गौरव जी, आपकी राय? क्योंकि विकास के नाम पर सरकारें भी कम गुनाहगार नहीं है, क्योंकि बहुत सारा गुनाह तो सरकारों की तरफ से होता है। उसमें वो सब एजेंसियां शामिल है जिसमें हाउसिंग बोर्ड है, नगर निगम है और बाकी दूसरे विकास प्राधिकरण है। आपका इसमें क्या कहना है? नहीं, इसमें एक प्रावधान राघवेंद्र जी, मुझे लगता है कि सरकार को अब जल्दी से जल्दी एक कानून बनाना चाहिए कि खेतों में अगर कोई पराली जलाई जा रही, तो उस पराली के जलाए जाने पर दंडिक प्रावधान किए जाए, पेनाल्टी लगाई जाए। पेनाल्टी के साथ साथ सजा का भी प्रावधान किया जाए कि अगर 2 बार 3 बार में अगर वो कोई केस बंदा प्रकरण का, तो वो किया जाए। दूसरी चीज, सरकार कुछ ऐसे प्रयास करे कि वो पराली जो जलाने की बात आती है, उस पराली को जलाने की बजाय उसका निस्तारण कहीं सही तरीके से हो जाए। हालांकि देखिए, अभी दिल्ली में किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक ऐसा प्रपोजल, एक प्रोजेक्ट तैयार किया जिसमें पराली से
बहुत कुछ बनाया जा सकेगा, वीगन लेदर बनाया जा सकेगा। तो इस तरीके के प्रयासों को ज्यादा से ज्यादा लागू करें और वहां व्यवस्थित करें, तो अपने आप मुझे लगता है कि इस समस्या से हमें छुटकारा मिल सकता है। बिल्कुल, समय की कमी, एक दो वाक्यों में कुछ आप कहना चाह रहे हैं विकास जी? पराली का विषय ठीक है, लेकिन अभी हम बात कर रहे थे शहरी खास करके प्रदूषण की। पराली में आज भी आप देखेंगे उतनी पराली से इफेक्टिविटी शहर भी प्रदूषित हो रहे हैं। नहीं, वो इतना नहीं आ रहा। डेटा से जो आया है बातें, भोपाल में कि भले ही ना हो, पराली के कारण इतना नहीं आया। और सेकेंडली राघवेंद्र भाई एक मिनट सुनिए, तो समय कम है, जल्दी करें। देखिए क्या करना है जी। जिस बायोडिग्रेडेबिलिटी की बात गौरव जी ने रखी ना, अब उसमें आप समझिए समय कि कम है, जल्दी अगर कोई महंगा वो बायोडिग्रेडेबल बनाता है, अरे भाई बायोडिग्रेडेबल हमें तो किसान को फ्री में देना चाहिए, इस्तेमाल करने वाले को और कुछ भी सब्सिडी दे देना चाहिए, बनिस्बत कि हम उससे उस बायोडिग्रेडेबल मटेरियल तैयार करने के लिए रॉयल्टी भी उसमें उस प्रोड्यूस में, उस प्रोडक्ट में हम एड ऑन करवाना चाहें। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सबको जागने के साथ साथ सरकार को उन तमाम बातों पर काम करने की जरूरत है, जो बात गौरव जी ने कही, जो विकास बोंद्रा जी ने कहा, और जिस तरह की चिंता कमल राठी जी और योगीराज योगेश ने की कि अगर बागड़ी खेत खाएगी, दिया तले अंधेरा होगा, और जड़ के बजाय सिर्फ हम पत्तों पर पानी डालेंगे तो ना तो पेड़ हरा होगा और ना दिया तले कभी रोशनी आ सकती है। तो सरकारें कम से कम सख्त हो जाएं, जो नियम कायदे उसका पालन करें, और किसान पेड़ ना काटे। शहरों में अगर मकान बनते हैं तो वहां एक मकान के साथ 2 या 4 पेड़ों का प्रावधान अनिवार्य कर दिया जाए, तो शायद थोड़ी सी हमको राहत मिल सकती है। तो बाखबर में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे फिर किसी और दिन। तीनों चारों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। गौरव जी, आपसे बहुत देर में मुलाकात हुई, इसलिए आपकी बातचीत कम सुन पाया, लेकिन आपका बहुत साधुवाद। विकास जी आपका भी, और योगीराज जी और राठी जी आपका बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।